हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे इजरायली अरबपति के जहाज को ईरान ने कब्जा कर लिया, जिसमें 17 भारतीय सवार है। जहाज पर सवार थे भारतीय। बीच समुद्र में ईरान ने बोल दिया धावा एक्शन में आया भारत। तो वहीं अमेरिका ने भी दिया इस पर बड़ा बयान। दोस्तों अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एनकाउंटर के दौरान मारे गए पाकिस्तानी सैनिक वांछित आतंकवादी। साथ ही भारत ने नौसेना के शिपिंग प्रोजेक्ट से तुर्की को निकाला बाहर, अंकारा के जानी दुश्मन से मिलाया हाथ। जी हाँ, तो वहीं क्या दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन। साथ ही जब लोगों से पूछा गया कि क्या मोदी सरकार को मिलना चाहिए एक और मौका, तो जनता ने बताई अपनी मर्जी। सारी जानकारियां बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि अपना भारत महान है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जहाज पर सवार थे भारतीय। बीच समुद्र में ईरान ने बोल दिया धावा एक्शन में आया अपना भारत। जी हां, ईरानी सशस्त्र बलों द्वारा इजरायल के कंटेनर जहाज को कब्जाने के बाद भारत हरकत में आ गया। इस जहाज में 17 भारतीय सवार हैं। भारत का कहना है कि वो लगातार ईरान के संपर्क में है। भारत ने ईरान से भारतीयों की जल्द रिहाई की मांग की है। एपी के अनुसार होर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरानी सेना द्वारा कब्जे में लिए गए जहाज की पहचान हो गई है। ये जहाज कथित तौर पर भारत के रास्ते में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के एक बंदरगाह से रवाना हुआ था। रिपोर्ट की माने तो ये जहाज लंदन स्थित जोडियाक मैरीटाइम से जुड़ा है, जो इजरायली अरबपति इयाल ओफर और उनके परिवार द्वारा संचालित जोडियाक समूह का एक हिस्सा है। भारतीय आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत को पता था कि ईरान द्वारा कब्जे में लिए गए मालवाहक जहाज पर लगभग 17 भारतीय नागरिक थे। सूत्रों ने कहा कि हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, कल्याण और शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए ईरान और भारत दोनों में राजनयिक चैनलों के माध्यम से ईरानी अधिकारियों के संपर्क में हैं। दोस्तों वीडियो में देखा जा सकता है कि कमांडोज जहाज के डेक पर छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जहाज पर एक क्रू मेंबर को अपने साथी को आगाह करते हुए देखा जा सकता है। क्रू अपने सहयोगियों को जहाज के ब्रिज पर जाने के लिए कहता है, क्योंकि डेक पर और अधिक कमांडो नीचे की तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं अमेरिका ने भी इस पर बयान दिया। आपको बता दें, अमेरिका ने इजरायल से जुड़े मालवाहक जहाज पर ईरानी कमांडोज के कब्जे की निंदा की है। इसके साथ ही अमेरिका ने जहाज के चालक दल में भारतीय सदस्यों की मौजूदगी की पुष्टि की है। ये पहली बार है जब जहाज पर भारतीयों की मौजूदगी की सार्वजनिक तौर पर पुष्टि हुई है। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एड्रीनी वाटरसन ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में पुर्तगाली झंडे वाले ब्रिटिश स्वामित्व वाले MSC एरीज पर ईरानी कब्जे की कड़ी निंदा करते हैं। चालक दल में भारतीय, फिलिपिनो, पाकिस्तानी, रूसी और एस्टोनिया के नागरिक शामिल है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये पहली बार है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों की पुष्टि की गई है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा सच्चाई, सबसे बड़ी रियलिटी क्या है, वो हम आपको बताते हैं। अभी आप सभी को पता होगा कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर हमला करने वाला है, और अभी जितना ज्यादा हो सके ईरान इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे में ईरान ने इजराइल का नाम सोच करके उसको जब्त किया, ताकि इजराइल को डराया धमकाया जा सके। लेकिन आपको बता दें, अमेरिका ने भारतीय नागरिकों के होने की पुष्टि इसलिए की है ताकि भारतीय नागरिकों की वजह से ईरान उस जहाज को नुकसान ना पहुंचाए। जाहिर तौर पर नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ईरान के साथ भारत के रिश्ते बहुत बेहतर हैं, और ईरान कभी नहीं चाहेगा कि इजराइल के चक्कर में भारत के साथ संबंध बिगड़े। वैसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से अमेरिका ने भारतीय लोगों के होने की पुष्टि की है, ये कहीं ना कहीं इसी बात को दोहराता है और दर्शाता है कि भारतीयों की वजह से इजराइल के जहाज में फंसे बाकी लोग भी सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसे में भारत कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ही कई देशों के जान और कई देशों के सामान को बचा ही देता है। ऐसे में हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। मेरा भारत महान कमेंट में जरूर कहिएगा। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, इजरायली विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान पर प्रतिबंध लगाओ। भारत आ रहे जहाज पर कब्जे के बाद भड़के इजरायली विदेश मंत्री। इस घटना की जानकारी आते ही इजराइल की सेना ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। इजराइल के विदेश मंत्री ने पूरे घटनाक्रम के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई पर हमला बोला है। उन्होंने खामेनेई को अपराधी कहकर संबोधित किया है। बहरहाल दोस्तों, लगातार भारत का विदेश मंत्रालय ईरान के साथ संपर्क में और भारतीयों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर आपको भी लगता है कि ईरान भारतीयों को कुछ भी नहीं होने देगा, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल हुए पूरे। सेना ने इसको लेकर जारी किया वीडियो। दरअसल भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में अपनी मौजूदगी के 40 साल पूरे कर लिए हैं। ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे होने पर भारतीय सेना ने एक वीडियो भी जारी किया। भारतीय सेना ने अपने ऑपरेशन मेघदूत के तहत 13 अप्रैल 1984 को ग्लेशियर पर अपना पूर्ण नियंत्रण
स्थापित किया था, जिसको अब 2024 में 40 साल पूरे हो गए। भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे होने के मौके पर एक वीडियो जारी किया। वीडियो में सेना के बीते वर्षों के सफर को दिखाया गया। जारी किए गए वीडियो में दुर्गम बर्फीले इलाकों में सेना के जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ मुस्तैद हैं। वहीं बर्फ की सफेद चादर से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर सेना के जवानों को चढ़ते हुए दिखाया गया है। ऐसे में आप लोग इंडियन आर्मी को ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे होने पर कांग्रेचुलेशन अवश्य कहिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, जहां पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एनकाउंटर के दौरान मारे गए 2 पाकिस्तानी सैनिक व वांछित आतंकवादी। जी हां, खैबर पख्तूनख्वा में हमले में 2 जवान मारे गए, 2 आतंकी भी हुए ढेर। बारूद ब्लास्ट में 3 बच्चों की मौत की बड़ी खबर। जी हां, पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकी घटनाओं की सूचना मिली है। खैबर पख्तूनख्वा में एक सेना और एक आतंकी मुठभेड़ में इनामी आतंकवादी को ढेर कर दिया गया, लेकिन इस बीच 2 पाकिस्तानी जवान भी शहीद हो गए। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में एक बारूद सुरंग ब्लास्ट में 3 बच्चों की जान चली गई। शनिवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 2 बड़ी घटनाएं हुई। सुरक्षा दलों की सूत्रों से बुनेर जिले में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसमें 50 लाख का इनामी सरगना सलीम उर्फ रब्बानी भी शामिल था। सुरक्षा दलों ने इन्हें पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें आतंकवादियों और सुरक्षा दलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। सुरक्षा दलों ने रब्बानी को मार गिराया, इसके साथ ही 2 अन्य आतंकवादियों को भी मार गिराया, लेकिन इस दौरान 2 पाकिस्तानी सेना के जवानों को गोली लगी और वो शहीद हो गए। साथ ही साथ बता दें अगली खबर, सिडनी हमले के हीरो 6 लोगों की जान लेने वाले हमलावर को अकेले कर दिया ढेर। हर तरफ हो रही जमकर तारीफ। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के शॉपिंग मॉल में भीड़ पर चाकू से बड़ा हमला, 6 लोगों की मौत व कई घायल की बड़ी खबर। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित एक शॉपिंग मॉल में शनिवार को हुई चाकूबाजी की घटना ने 6 लोगों की मौत और कईयों के घायल की कारण बन गई। ये हाल के वर्षों में देश के अंदर हुए सबसे सामूहिक हत्याकांड में से एक था। चाकू लिए युवक मॉल में सामने आ रहे शख्स पर हमला कर रहा था। स्थिति इतनी भयावह थी कि जिन्हें जगह मिली वो छिप गए और बाकी लोग बदहवासों की तरह भाग रहे थे। लेकिन इस विभत्स हिंसा के बीच बहादुरी की एक झलक भी दिखाई दी, जब एक हीरो ने लोगों को बचाने के लिए चाकू चला रहे शख्स से अकेले भिड़ने का फैसला किया। ये हीरो सिडनी पुलिस की जांबाज इंस्पेक्टर है, जिसने अकेले मुकाबला करते हुए चाकूबाज को मार गिराया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने भी इस महिला इंस्पेक्टर की तारीफ की। स्थानीय मीडिया में घटना का वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर शॉपिंग सेंटर के ऊपरी मंजिल तक चाकू से लैस हमलावर का पीछा करते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, भारत ने नौसेना के शिपिंग प्रोजेक्ट से तुर्की को निकाला बाहर, अंकारा के जानी दुश्मन से मिलाया हाथ। जी हाँ, आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष में स्टैंड लेने के बाद नई दिल्ली ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि तुर्की और ग्रीस के बीच एजियन सागर में संघर्ष में वो ग्रीस के साथ है। कश्मीर मुद्दे पर बार बार पाकिस्तान के साथ खड़े होने वाले तुर्की को भारत ने अपनी जहाज निर्माण परियोजना से बाहर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट में शामिल तुर्की की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद हेलेनिक नेशनल डिफेंस जनरल स्टाफ यानी ग्रीस के प्रमुख ने भारतीय जहाज का दौरा किया है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी बोली बोलने की वजह से भारत और तुर्की के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। जम्मू और कश्मीर में 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से तुर्की ने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने का कोई मौका तक नहीं जाने दिया। तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने आर्मेनिया, साइप्रस और ग्रीस के नेताओं के साथ लगातार तालमेल बिठाकर अंकारा को करारा जवाब दिया है, क्योंकि इन तीनों देश के साथ तुर्की विवादों में उलझा हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें, भारत में टेस्ला का कारोबार तबाह हो जाएगा, एलोन मस्क के मेगा प्लान को खिसियाए चीन की बद्दुआ। जी हाँ, टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क की भारत में इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्री खोलने की योजना चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसके शुभारंभ से पहले ही उसने बद्दुआएं देनी शुरू कर दी। टेस्ला का भारत की ओर झुकाव बढ़ने से चीन बुरी तरह खिसिया गया। उसने कहा कि भारत में टेस्ला का कारोबार तबाह हो जाएगा। मस्क इस महीने के अंत में भारत की यात्रा करने वाले हैं। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है। उनसे मिलने के बाद टेस्ला अपने कारखाने की योजना के बारे में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बहरहाल आप सभी जानते हैं चाइना क्यों बौखलाया हुआ है। चीन कभी नहीं चाहता कि वो ये देखे कि एलोन मस्क भारत में अपनी फैक्ट्री खोले। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, सावधान रहे भारत। जी हाँ, आतंकियों की मौत पर रो रहा पड़ोसी मुल्क। पाकिस्तानी मीडिया की गीदड़ भभकी। जी हाँ, पाकिस्तानी मीडिया ने विदेशी मीडिया की उस रिपोर्ट के बाद रोना शुरू कर दिया है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि भारत ने आतंकियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पड़ोसी मुल्क में हो रहे भारत के दुश्मनों के खात्मे के बीच ब्रिटिश मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस कार्रवाई के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। हालांकि भारत ने इस तरह की रिपोर्ट को खारिज किया था। इसके बावजूद अब पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी अखबार द नेशन का कहना है कि इस तरह की हरकतें भारत के लिए महज चुनावी स्टंट है। अखबार के लेख में भारत को चेतावनी दी गई है कि अब भारत को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान आत्मरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग करने
से डरता नहीं है। इस लेख में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी आग्रह किया गया है कि वे मौके पर आगे आए और भारत के कार्यों की निंदा करें। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश सचिव मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी ने बीते गुरुवार को कहा कि उसके पास इस बात के सबूत हैं कि भारतीय एजेंटों ने सियालकोट और रावलकोट में 2 पाकिस्तानी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। काजी ने कहा कि मरने वालों की पहचान शहीद लतीफ और मोहम्मद रियाज के तौर पर की गई थी। ऐसे में आपको ये भी बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान जो है वो आतंकियों की मौत को शहीद बताता है। वो कहता है कि आतंकवादी मरे नहीं है बल्कि शहीद हुए हैं। और अब ऐसे में ब्रिटिश रिपोर्ट के बाद और ज्यादा बौखला गया है पाकिस्तान और साथ में गीदड़ भभकी भी दे रहा है भारत को। साथ ही साथ अगर आप भी मानते हैं कि कौवे की श्राप से मेंढक नहीं मरता तो अपनी राय बशी दीजिएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें भारत पाकिस्तान सीमाओं पर सालों पुरानी परंपरा टूटी। त्योहारों पर सैनिकों में मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ बंद, ईद भी पड़ गई फीकी। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर 1 सालों पुरानी परंपरा बंद हो गई। दोनों देशों के बीच तनाव के चलते अब दोनों देशों के सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान बंद हो गया। इस बार ईद के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात दोनों देशों के सैनिकों ने एक दूसरे को प्रतीकात्मक सद्भावना की प्रतीक मिठाई का आदान प्रदान नहीं किया। भारत की तरफ से सीमा सुरक्षा बल और दूसरी तरफ से पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनाती की जाती है। अब जिस प्रकार से पाकिस्तान और भारत दोनों की तरफ से आदान प्रदान नहीं किया गया मिठाइयों का, क्या आप भी इस मुद्दे को किन बातों से जोड़कर देखते हैं दोस्तों बताइएगा जरूर। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, विदेश सचिव क्वात्रा ने अमेरिकी रक्षा उप मंत्री से की मुलाकात, हिंद प्रशांत में सुरक्षा बढ़ाने पर दिया जोर। जी हाँ, भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में हुई प्रगति पर विस्तृत समीक्षा करने के लिए अमेरिकी रक्षा उप मंत्री कैथलीन हिक्स और कई अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान क्वात्रा और हिक्स ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों पर चर्चा की। क्वात्रा इस सप्ताह अमेरिका में है जहां वो अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे और रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के प्रमुखों के साथ बातचीत करेंगे। पेंटागन प्रवक्ता एरिक पेहोन ने कहा है कि हिक्स और क्वात्रा ने अमेरिका भारत रक्षा साझेदारी को मजबूत करने की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि सरोगेट पेरेंटहुड एक अमानवीय प्रथा है। जी हां, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि सरोगेट पेरेंटहुड एक अमानवीय प्रथा है जो बच्चों को सुपरमार्केट प्रोडक्ट के रूप में मानती है। इतना ही नहीं, मेलोनी ने संसद से उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एक विधेयक पारित करने की बात भी कही जो इसके लिए विदेश जाते हैं। बता दें कि सरोगेसी के जरिए पालन पोषण करना इटली में गैर कानूनी है जिसके लिए जेल और जुर्माना का प्रावधान है। वहीं जॉर्जिया मेलोनी के दक्षिणपंथी गठबंधन ने अपने एजेंडे के तहत सरोगेसी के खिलाफ और भी सख्त प्रतिबंध लगाने की बात कही है। जी हाँ, मेलोनी ने एक कार्यक्रम में कहा कि कोई भी मुझे ये विश्वास नहीं दिला सकता कि अपनी कोख किराए पर देना स्वतंत्रता का काम है। कोई भी मुझे ये विश्वास नहीं दिला सकता कि बच्चों को सुपरमार्केट में बिना पर्ची के मिलने वाला उत्पाद मानना प्रेम का काम है। तो वहीं आपको बता दें बड़ी खबर, सीआरपीएफ जवानों को नकली ट्रैक सूट बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई, डीआईजी हटाए गए, कई कर्मी हुए सस्पेंड। जी हाँ, देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ ने नोएडा स्थित बल के ग्रुप सेंटर पर नकली ट्रैक सूट बेचे जाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ग्रुप सेंटर के डीआईजी हरविंद्र सिंह कलश को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। उन्हें सीआरपीएफ के नार्दर्न सेक्टर के आईजी दफ्तर में अटैच किया गया है। इसके साथ ही कई दूसरे कर्मियों पर भी निलंबन की गाज गिरी है। सूत्रों के मुताबिक ये मामला सामने आने के बाद सीआरपीएफ मुख्यालय ने गहन जांच पड़ताल करवाई थी। इसके बाद न केवल ग्रुप सेंटर नोएडा पर बल्कि सीजीओ स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय में भी हलचल देखी गई। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस मामले को लेकर गहरी नाराजगी जताई गई। वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले की जांच सौंपी गई। शीर्ष अफसरों को यह महसूस हुआ कि वाकई इस मामले से बल की छवि खराब हो रही है। ये मामला जवानों की आर्थिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाला है। जांच रिपोर्ट के आधार पर 12 अप्रैल को डीआईजी हरविंद्र सिंह कलश को हटाने का आदेश जारी किया गया। दूसरे कर्मियों पर भी निलंबन गाज गिरी है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, चुनाव में धांधली को लेकर विपक्षी महागठबंधन का बड़ा ऐलान, आज से सरकार के खिलाफ देश भर में आंदोलन। जी हाँ, सरकार के विरोध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा अभियान छेड़ने वाली है। आज से पहले यानी 8 फरवरी के चुनाव में कथित धांधली और जनादेश को छेड़छाड़ कर सरकार बनाने के खिलाफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी ने विपक्षी दलों के महागठबंधन के साथ मिलकर आज देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। महागठबंधन जिसमें 6 राजनीतिक दल शामिल हैं, उनकी बैठक शुक्रवार देर रात शुरू हुई जो शनिवार तक चली। इस दौरान तहरीक तहफुल्लाह INA पाकिस्तान ने पाकिस्तान के संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन में आज से साथ देने का फैसला किया। तो वहीं आपको बता दें, नारियल 1800 रुपए, च्यवनप्राश 3000 रुपए किलो पाकिस्तान में मिल रहे भारतीय सामान का ये है रेट, ये है हाल। व्यापार को
रो रहे पाकिस्तानी। जी हाँ, पाकिस्तान और भारत के बीच व्यापार बंद है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान के व्यापारी अभी भी भारत के सामान मंगाते हैं जो किसी तीसरे देश से होकर पहुंचता है। इससे सामान की कीमतें बढ़ जाती है, जिसका घाटा पाकिस्तान को ही लगता है। पाकिस्तान के एक व्यापारी ने अपनी भारत यात्रा के बारे में बताया। उसने बताया कि आखिर पाकिस्तान और भारत की मार्केट में क्या अंतर है, साथ ही बताया कि आखिर उसकी यात्रा कैसी रही। पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने जोशान नाम के शख्स से बात की जो भारतीय प्रोडक्ट की दुकान चलाते हैं। जिशान ने कहा कि 2006 में वो भारत गए थे, तब वीजा बहुत आसानी से मिल गया था, तब उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था। उन्होंने आगे कहा कि मेरा मकसद बिजनेस था, भारत में हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं। उनसे जब भारत और पाकिस्तान का बिजनेस में अंतर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन भारत का बिजनेस बहुत ज्यादा आगे है। पाकिस्तान में भारतीय प्रोडक्ट से जुड़ी कई दुकानें होती हैं जो उन सामानों को बेचते हैं जो भारत में किराने की दुकानों पर मिलते हैं। तो वहीं उन्होंने नारियल से लेकर के च्यवनप्राश तक के रेट बताए। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, महंगाई में पाकिस्तान ने पूरे एशिया में कर दिया टॉप। गरीबी ने भी बनाया नया रिकॉर्ड। जी हाँ, पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान में जिंदगी बिताने वाले हर एक चीज के लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुका रहे हैं। एडीबी के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में जीवन यापन की लागत पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। आने वाले दिनों में हालात इससे भी बुरे हो सकते हैं। पाकिस्तान में गरीबी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में रहने वाले 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को ऐसा देखा गया कि वो गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें, रशिया से युद्ध के बीच यूक्रेन की सरकार पर फूटा सैनिकों का गुस्सा। भर्ती को लेकर नियमों में बड़े बदलाव। जी हाँ, यूक्रेन में सेना में भर्ती को लेकर नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के सैनिकों का कहना है कि अब जब उन्हें तब तक सेना में सेवा देनी होगी जब तक वे अपना अपंग ना हो जाए या फिर उनकी जान ही ना चली जाए। दरअसल नए नियमों में सेवा की सीमा को खत्म कर दिया गया है। पहले यूक्रेन में 36 महीने की सेवा को अनिवार्य बनाया गया था। बता दें कि रशिया के आक्रामक रवैये के आगे यूक्रेन में सेना की कमी हो रही है। ऐसे में यूक्रेन के रक्षा विभाग ने 5 लाख सैनिकों की भर्ती का लक्ष्य रखा है। यूक्रेन की संसद में गुरुवार को अनिवार्य भर्ती को लेकर कानून बनाया गया है। इस कानून को लेकर विवाद हो रहा है। इस कानून के प्रारंभिक मसौदों को रद्द करने के लिए हजारों संशोधन पेश किए गए, जिसके चलते इसमें महीनों का समय लगा और विलंब हुआ। सांसदों ने भी इस कानून को लेकर लंबे समय तक उदासीन रवैया अपनाया हुआ था। पहले से ही अनुमान जताया जा रहा था कि ये कानून लोगों को पसंद नहीं आएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने कहा नेपाल में सबसे बड़ा निवेशक है भारत। जी हाँ, भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने भारतीय व्यापारिक समुदाय से नेपाल में निवेश करने पर विचार करने का आह्वान किया है और कहा है कि हिमालयी राष्ट्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली नंबर 1 स्थान है। नई दिल्ली में आयोजित इंडस्ट्री आउटरीच मीट में बोलते हुए दूत ने कहा कि नेपाल में सबसे बड़ा निवेशक भारत है। कुल निवेश का 1/3 हिस्सा भारत से है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत नंबर 1 स्थान है। उन्होंने आगे कहा कि अगर उन्हें नेपाल में अधिक कुशल लोगों की जरूरत होती है तो वे उन्हें भारत से ला सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट या वीजा की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेपाल ने भारत को बिजली निर्यात करना शुरू कर दिया है, इसीलिए भारतीय निवेशकों को नेपाल जाने और जल विद्युत क्षेत्र में निवेश करने में रुचि होनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, अब देश विदेश ही नहीं करिए अंतरिक्ष की यात्रा। अमेरिका ने की शुरुआत, गोपी बनेंगे भारत के पहले पर्यटक। जी हाँ, अब देश विदेश ही नहीं बल्कि आप अंतरिक्ष की भी यात्रा कर सकेंगे। अमेरिका ने दुनिया में पहली बार अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत की है। उद्यमी एवं पायलट गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय होंगे। वो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की सैर करने जाएंगे। वो इस मिशन पर जाने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक होंगे। इसके साथ ही वो पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और 1984 में भारतीय सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। ऐसे में आप लोग भी गोपी थोटाकुरा को ऑल द बेस्ट और हैप्पी जर्नी अवश्य कहिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, बड़ी खबर, चुनाव प्रचार के दौरान आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी पर फेंका गया पत्थर, जख्मी हुए सीएम, लगे 2 टांके। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी घायल हो गए हैं। रेड्डी चुनाव प्रचार के दौरान घायल हुए। बताया जा रहा है कि उन पर पत्थर फेंका गया है। विजयवाड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फेंका गया पत्थर सीएम जगन मोहन रेड्डी को लग गया। पत्थर से उनके आंखों के पास चोटें आई हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि 2 टांके लगाए गए हैं। दरअसल वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी अपनी मेमंता सिद्धम अभियान के तहत एक बस में प्रचार कर रहे थे। मेमंता सिद्धम का अनुवाद होता है वी आर रेड्डी, यानी हम तैयार हैं। इसी दौरान एक पत्थर मुख्यमंत्री के चेहरे पर भाई और भौहों के पास लगा। पत्थर लगने से खून निकलने लगा। सीएम जगन मोहन रेड्डी की आंखें बाल बच गई। डॉक्टर्स ने तत्काल फर्स्ट एड किया। भौहों के पास 2 टांके लगाने पड़े। बताया जा रहा है कि पत्थर
पास के एक स्कूल से आया। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें, क्या मोदी सरकार को मिलना चाहिए एक और मौका, जनता ने बताई अपनी मर्जी। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी मैदान सज चुका है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी नित एनडीए गठबंधन से लोहा लेने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन तैयार किया है। इस चुनाव में देखना होगा कि जनता किसे जनादेश देती है। एनडीए को विश्वास है कि इस बार फिर से देश में पीएम मोदी की सरकार बनेगी। हालांकि इसका फैसला 4 जून को चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद हो जाएगा। इसी बीच लोक नीति CSDS की तरफ से सर्वे किया गया है। सर्वे में हिस्सा लेने वाले अधिकांश लोग तीसरे कार्यकाल के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी सरकार को एक और मौका देना चाहते हैं। जी हाँ, सर्वे के मुताबिक 44% सर्वे में शामिल लोग चाहते हैं कि देश में एक बार फिर मोदी सरकार बने। हालांकि लोक नीति CSDS द्वारा साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कराए गए सर्वे में 47% उत्तरदाताओं की पहली पसंद पीएम मोदी थे। वहीं इस बार 3% लोगों की इच्छा में बदलाव देखा गया है। इस बार 39% लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी फिर से चुनाव जीत कर यानी फिर से चुनकर ना आए। वही साल 2019 के सर्वे में यह आंकड़ा 35% का था। जी हाँ, ऐसे में आपसे सवाल यही है हमारा, क्या मोदी सरकार को मिलना चाहिए एक और मौका? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? हाँ या ना में जवाब कारण के साथ बताइएगा। साथ ही साथ बता दें, केजरीवाल को कोर्ट से मिले झटके के बाद आगे क्या क्या दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन। बता दें, बीते पूरे हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अदालत से उन्हें मिल रहे झटके की खबरों की सुर्खियां बटोरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट से तब झटका लगा जब कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया। दूसरी ओर पूरे हफ्ते दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की अटकलें लगती रही। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने भी दावा किया है कि केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश रच रहे हैं। इस हफ्ते के खबरों के खिलाड़ी में इसी विषय पर चर्चा हुई। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह, विनोद अग्निहोत्री, पूर्णिमा त्रिपाठी, अवधेश कुमार और अनुराग वर्मा मौजूद रहे। साथ ही साथ बता दें, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी, मंडी से विक्रमादित्य। कांग्रेस ने जारी की 16 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने 16 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। इस सूची में विक्रमादित्य सिंह मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ लड़ेंगे। वही मनीष तिवारी चंडीगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। ओडिशा की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से बालासोर सीट के लिए श्रीकांत कुमार झा, मोहन क्योंझर ST सीट से अनंत प्रसाद सेठी, भद्रक सीट से और आंचल दास जाजपुरी SC सीट से चुनाव लड़ेंगे। बाकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, कंगना रनौत के खिलाफ मंडी से चुनाव लड़ेंगे विक्रमादित्य। मां प्रतिभा सिंह का ऐलान। दरअसल लोकसभा चुनाव में मंडी से कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इसका ऐलान किया है। तो वहीं आपको बता दें, अमेठी में स्मृति ईरानी के समर्थन में लगा अनोखा बोर्ड। दूसरे उम्मीदवार यहां आकर समय बर्बाद ना करे। जी हां, अमेठी में कांग्रेस की पार्टी की ओर से राहुल गांधी का चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच सियासी रण रोचक होता जा रहा है। मैदान में अकेले ताल ठोक रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जहां 2 दिन पूर्व बड़ी संख्या में लोगों को पार्टी में शामिल कराकर संदेश देने की कोशिश की, वहीं शनिवार को क्षेत्र के कई वार्डों और गाँव में स्मृति ईरानी के समर्थन में सड़क किनारे एक अनोखा बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा हुआ है कि इस वार्ड के सभी मतदाता स्मृति ईरानी के साथ हैं। कृपया अन्य उम्मीदवार यहां आकर अपना समर्थन बर्बाद न करें। समस्त वार्ड वासी निवेदक के रूप में लिखे गए हैं। ऐसे बोर्ड गौरीगंज नगर पालिका के साथ ही कई गाँव में भी लगाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल ये देवी की सारी बड़ी खबरें आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और भी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।